कहा जाता है कि आपकी जमा पूंजी आपके उम्र भर की कमाई अगर आप रखते हैं बैंक में तो वो सेफ रहती, घर पर कई बार वो सेफ नहीं होती, क्योंकि बैंक यानी कि सेफ्टी की कुंजी है। लेकिन जब बैंक से ही डर लगने लगे, बैंक से ही पैसे उड़ने लगे, तो इंसान क्या करे? वो इसलिए क्योंकि बैंकों में भी मेहनत से कमाया गया आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। कभी पीएनबी, कभी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो कभी लक्ष्मी विलास बैंक। बात किसी खास बैंक की नहीं है, बात यह है कि अगर देश के बैंकों में भी मेहनत से कमाया गया पैसा सुरक्षित नहीं है तो जनता आखिरकार क्या करे? बैंक ही पैसे चुराने लगे तो जनता जाए कहां, किससे मदद मांगे, क्या वो करे? सवाल यह भी है कि आखिर जिम्मेदार इसके पीछे कौन है? देश की बैंकिंग पॉलिसी है, इसके पीछे बैंकों की गलती होती है, आरबीआई की गलती है, सरकार की गलती है, जिम्मेदार कौन है? अब अगर जिम्मेदार पॉलिसी या बैंक की गलती है तो सजा जनता को क्यों मिलती है? जरूरी यह भी है कि जनता के पैसे को लूटने वालों को जेल की सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कब होगा? इस निकाल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज के बड़े सवाल जो हम उठा रहे हैं, बैंक पैसे चुराए तो जनता कहां जाए? दूसरा बड़ा सवाल, एक के बाद एक बैंक धोखा, आखिर कब तक? तीसरा, बैंकों की गलती की सजा ग्राहकों को क्यों? वहीं जनता की कमाई के लुटेरों को जेल कब होगी और जनता के पैसों की लूट का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये, बैंक लूटे तो बचाए कौन? इस वक्त हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ प्रोफेसर अनुर कुमार है जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ विजय सरदाना हैं, मशहूर इकोनॉमिस्ट, और साथ ही साथ हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक एक्टिविस्ट और राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 82 साल के थे रतन लाल मेहता और खड़े रहे आज बैंक के बाहर, सर ब्रांच के बाहर, रोते रहे, ढंग से बात नहीं की जा रही थी। 1 लाख रुपया जमा था, बोले मैं रात भर सो नहीं पाया, रात को बैंक जगा लेगा, पता नहीं मैं उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। उस 82 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का कसूर क्या था सर? वो किससे कहे कि इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, रेगुलेटर आरबीआई जिस तरह के बैंकिंग के लिए, रेगुलेशन के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, वो पूरी तरह से मुस्तैदी से उस काम को कर रहे हैं। अगर बाकी भी आप बैंकों में देखें, यह समस्या केवल आज की है या 2 साल की है या 6 साल की नहीं है। बैंकों के अंदर यह समस्या बड़े दिनों की चली आ रही है और यह हमारे देश की कुछ पॉलिसीज है, सरकारों की, पिछली सरकारों की, जिसके कारण यह समस्या बैंकों में इतनी गहरी हो गई है। और आरबीआई वर्तमान में इस समस्या के समाधान की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार भी और आरबीआई भी। जब कोई समस्या के समाधान की तरफ काम करते हैं, हमारे देश में लोग तब जगते हैं, और जो समाधान करने की तरफ बढ़ता है उसको जब गालियां देने लगते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। अल्टीमेटली समस्या है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, और लक्ष्मी विलास बैंक में 1 साल से ये समस्या चल रही है। और उस समस्या के कारण भी अभी अब मैं कहूंगा तो आप कहोगे कि इतिहास में मत जाओ, ये मत करो, कैसे फोन बैंकिंग चलती थी, कैसे पैसा लूटा जाता था यूपीए सरकार में, और चिदम्बरम वगैरह लोग कैसे इन्वॉल्व थे, फाइनेंस मिनिस्टर के टॉप के लेवल के यूपीए सरकार के लोग कैसे इन्वॉल्व थे। तो फिर आप इतिहास की बात करने लगे, लेकिन यह सब कारण है और हम लोग उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं। आरबीआई भी कर रही है ना। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, 7 साल तो हो गए ना सर। वही व्यक्ति ने किसी भरोसे से बैंक में गया होगा। सर एनपीए तो अब भी बढ़ रहा है ना। अगर मैं कहूं कि एनपीए इस बैंक की प्रॉब्लम थी या बाकी बैंकों की प्रॉब्लम रहती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, सर ठीक है, किंग ऑफ गुड टाइम्स नहीं होते, आम आदमी को क्या पता कि क्या चल रहा है सर, इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया। वो तो बैंक जाता है पैसे रखने के लिए। और प्रोफेसर अरुण कुमार, जब वो रात को सोए और सुबह एक बुजुर्ग उठ करके ये कहे कि मुझे पता ही नहीं मेरे को पैसे वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, उसके साथ, बेचारे के साथ क्या होगा? वो उसको कैसे समझाएंगे कि ये सरकार नहीं, दूसरी जिम्मेदार थी, या दूसरी सरकार में एनपीए ज्यादा था, ये जिम्मेदार है? कैसे समझाएं फिर उसको? देखिए, ये जनता की समस्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आदमी अपना पैसा बैंक में रखता है ये सोच के कि बैंक में सेफ है, घर में चोरी हो सकती है। पर बैंकों में भी बहुत बड़ा घाटा आ रहा है कुछ सालों से, क्योंकि हमारी नीतियां सही नहीं रही हैं। और खासकर जो नोटबंदी हो गई, उसके बाद जीएसटी आ गया, उसके बाद जो एनबीएफसी का क्राइसिस आ गया, और जो हमारे एनपीए हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और अब तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब बिजनेस फेलियर बहुत बड़ी लेवल पे हो रहा है लॉकडाउन के चलते हुए। तो ये जो सारी समस्या है, इसके पीछे पॉलिसी मेकर भी है, आरबीआई की भी गलती है कि उसने उसको एक क्लोज वॉच नहीं रखा। और आम आदमी तो सरकार पे निर्भर होता है, आरबीआई पे निर्भर होता है।
तो जो निर्भरता थी वो मुझे लगता है कि आम आदमी को पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। अभी देखिए स्पेकुलेशन चल रहा है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है उसके बारे में तो आम आदमी को पता ही नहीं होता कि कहाँ पे किसका लिंक है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि गोपाल जी कह रहे थे, हमारे बैंक में जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो भी पॉलिटिकली अपॉइंटेड होते हैं, तो वहां पे भी जो गड़बड़ी होती है, पूरी जो मुस्तैदी से काम होना चाहिए बैंकों में वो नहीं हुआ है हमारे यहाँ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वहां से जो अपॉइंट किए जाते हैं चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनकी सुननी पड़ती है उनको। तो इसलिए कहीं कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ बैंकिंग भी बहुत जरूरी है जो हमारे देश में नहीं रही है। लेकिन फिर इसका कुछ तो सोल्यूशन होता होगा सदाना जी। कितने हम यस बैंक हो, इससे पहले बैंक हो, पीएमसी बैंक हो, महाराष्ट्र वो कोऑपरेटिव बैंक था, कब तक हम ऐसे जनता की कतारें देखते रहे? फिर उसके बाद कोई दूसरा बैंक आएगा, मर्जर होगा, लेकिन तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। किसी के घर में मुसीबत होती है, किसी के घर में सुख होता है, किसी के घर में दुख होता है, फिर बैंक पे भरोसा नहीं तो फिर आदमी किसको कहे? देखिए, बात बहुत सही है और सीरियस है। ये सिर्फ बैंकिंग समस्या नहीं है, हिंदुस्तान का ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर आप देख लीजिए, एनपीए और उसका असर बैंकों पे। अल्टीमेटली बैंकों से पैसा लेके जो एनपीए क्रिएट हुए उन्होंने ही बैंकों को डुबोया। अब समस्या ये है कि बैंकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास एक डेडिकेटेड रेगुलेटर है। ये बात सही है कि आरबीआई ने क्लोज मॉनिटरिंग करी थी, पिछले साल नवंबर में एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने 1 साल का टाइम दिया बैंक को रिफॉर्म करने में, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बैंक के ऑफिस बियरर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे वर नॉट कॉम्पिटेंट। अब जो बात पहले भी कही गई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स, इसके लिए इस देश में क्या कानून है? जो प्रमोटर्स हैं वो अपने पसंद का आदमी चाहते हैं, बाकी लोग हैं, हर एक सेक्टर में अपनी एक लॉबी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप इस बात को मान लीजिए, वही आपकी एनपीए के लिए जिम्मेवार है। और बैंक क्योंकि लोन देते हैं, अल्टीमेटली खामियाजा बैंक को उठाना पड़ता है, और बैंक का जो सारा बोझ है वो डिपॉजिटर पे आता है जो एक आम आदमी है। तो जब तक इस देश में पॉलिटिकल सिस्टम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सीरियसली नहीं लेगा, कितनी बार प्रधानमंत्री जी ने या वित्त मंत्री ने पब्लिक फोरम से यह कहा है कि हम बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे। मुझे एक स्पीच दिखा दीजिए, एक स्पीच दिखा दीजिए। हम आज भी क्रोनी कैपिटल की जो हम पहले बात करते थे, अब कम जरूर हुई है, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है, रूप बदल गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक इस देश में आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सिन घोषित नहीं करोगे, बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पाप घोषित नहीं करोगे, ये घटनाएं होती रहेंगी, एनपीए होते रहेंगे, बैंक फेलियर खासकर छोटे बैंकों के होते रहेंगे। फिर तो 7 साल में कुछ नहीं, फिर तो 7 साल में भी कुछ नहीं बदला ना। अगर उससे पहले तहसीन ये कहा जाता है कि देखिए बैंकिंग रिफॉर्म होने से ये थे, पहले वित्त मंत्री थे, उन पर कुछ और इल्जाम लगे, नीरव मोदी, माल्या, तमाम एनपीएस, तो वही चीज मैं कहूंगी इन 7 सालों में भी नहीं बदला। आम आदमी फिर किसको कहे सर? पॉलिटिकल क्लास की अपनी मजबूरी या कहें कि अपनी उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकती है, लेकिन आम आदमी किससे कहे? जब इस देश के सबसे इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2014 में अपनी गद्दी छोड़ी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जो इस देश के सबसे अयोग्य व्यक्ति है प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, तब हमारा आई रिक्वेस्ट यू सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरा चांस है, मत बोलिए, बहुत शॉर्ट शो है, इट्स नॉट फेयर। तहसीन आप बात कर ली, फिर उसके बाद ही बोलेंगे गोपाल कृष्ण, बोलिए आप। और मैं दोबारा रिपीट करता हूं, नरेंद्र मोदी जी योग्य नहीं है, उनको फाइनेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है। अब मैं अपनी बात रखता हूं, 2 लाख करोड़ हमारी एनपीएस थी, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, आज वो बढ़कर करीबन 11 लाख करोड़ रुपए हो गए। क्या आप उसकी जिम्मेदार चिदम्बरम जी को डालोगे? और अगर चिदम्बरम जी है, आपने आरबीआई और चिदम्बरम के उन ऑफिसर्स को और चिदम्बरम को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, देखिए संक्षेप में बात ये, बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात विजय जी कर रहे थे, मैं आपको बता दूं बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो है, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट्स में गट्स नहीं है नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी को बोलने को कि आपको इकोनॉमी समझ में नहीं आती। इसलिए जब उन्होंने नोटबंदी की, सबने उनकी तारीफ की। अब मैं जब आपके शो पे बैठा, उसके पहले जी न्यूज पे एक व्यक्ति जो काम करता था, उसने मुझे फोन किया, कहा सर अब तो नहीं है जी न्यूज में, मीडिया में कहीं जॉब्स नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है, सारे सेक्टर्स डाउन है।
आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है पहली बार 40 साल में। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये तो बैड लोन्स बढ़ने वाले, आपकी बैंक्स और आपकी इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली, बैंक्स कोलैप्स होने वाले। और आपका ये जो स्टॉक मार्केट फेक ऊपर जा रहा है, ये जो एफआईआई की वजह से जा रहा है, ये तो गलत ऊपर जा रहा है। इसका कोई बेस ही नहीं आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जाने को। आज से 6 महीने बाद आप इस चीज को दोहराना जी न्यूज पे, गोल्ड का रेट भारत में बढ़ेगा, गोल्ड होगा करीबन 7,000 रुपए और आपका स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश होगा, क्योंकि आपके स्टॉक मार्केट खोखला है और वो ऊपर जा रहा है, इसे फेक ऊपर किया जा रहा है। आप और एक स्कैम की तरफ जा रहे हैं, मैं ओपनली कह रहा हूं। और ना प्रधानमंत्री जी को यह बात दिख रही है, ना फाइनेंस मिनिस्टर को दिख रही है। वैसे लक्ष्मी विलास बैंक में जो सारे डायरेक्टर्स थे, क्या वो बीजेपी से जुड़े हुए थे? वो भी आप रिसर्च टीम से पूछिए। और बीएमसी बैंक का क्या हुआ? क्या हुआ उनका? वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे ना। क्या उन्हें डिपॉजिटर्स को पैसा मिला? जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि 7 साल पहले तो रामराज था। विजय माल्या तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनकी पूजा की जाती है, वो जो चले गए। नीरव मोदी को किसकी चिट्ठी पर लिख करके दे दिया गया था, या विजय माल्या को किस नोट पर जो है बैंकों से मिल जाता था लोन, इतना बैड डेट होने के बावजूद, वो भी देखा है सर। तब तो रामराज था, तब तो किसी को कुछ नहीं मिलता था। मैं तो कह रहा हूं कि जनता आखिर क्यों पिसे? किसी पॉलिटिकल पहले जो है कि कॉर्पोरेट प्रेशर होता था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप जवाब दीजिए कि उस वक्त नोटिंग चल रही है, कॉर्पोरेट चल रहा है, एनपीए चल रहा है, वही जनता आज भी अगर पिस रही है तो वो क्यों पिसे? देखिए, ये जो बैंकिंग का सेक्टर है, अभी हमने एफआरडीआई ले आए थे सॉल्यूशन के लिए। अब अनइन्फॉर्म डिबेट सारे देश में चलते रहते हैं। एफआरडीआई एक सॉल्यूशन था। एक तो हम इंश्योरेंस को, डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर रहे थे। हम उसके बैंक के प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन की बातें कर रहे थे। एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर रहे थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आईबीसी लाए थे। तो सर, यहाँ पे देश में ये जो पॉलिटिकल नेचर है, वह चीज जो सॉल्यूशन करता है उसी के पीछे पड़ जाते हैं। आज आप आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के सॉल्यूशन के लिए ये स्टेप्स लिया है, तब आप चर्चा कर रहे हैं, सब चैनल चर्चा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे थे। 1 साल से कहां डिबेट हो रहा था इस बारे में, क्या सॉल्यूशन है? तो असली बात यह है कि जो समस्या का इतना गहरा, जो नासूर कैंसर की तरह अंदर घुसा रखा था, हजारों लाखों करोड़ के एनपीए, 2006 से 2012 तक जो आउटस्टैंडिंग लोन था वह 8 लाख से 52 लाख करोड़ का कर दिया गया। इतना मल्टीपल लोन जब आउटस्टैंडिंग किया गया केवल 6 साल के पीरियड में, तो वह कोई जस्टिफाइड था क्या? यह तो पब्लिक का पैसा प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस को इन्होंने देने का मैकेनिज्म बैंक के थ्रू बना दिया था कि लोन ले लो, वापस तो तुम्हें करना नहीं है। तो अब जो इतना बड़ा एनपीए जो इकट्ठा हो गया था, जो इतना बड़ा बैड लोन था, उसको रिजॉल्व करना, उसको सिस्टम कहां से आएगा? सिस्टम के तरीके से तो आएगा। ठीक, और वही आप कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि ये सर्जरी हो रही है क्योंकि कैंसर बहुत बड़ा था, ये फैल चुका था, अब सिस्टम को ठीक करना है, तो उसकी कुछ ऐसी सर्जरी के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स तो होते हैं जो यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन आरबीआई पूरी नजर रख रही है। आपका कहना है। तहसीन, आप जवाब देना चाहते हैं? 40 सेकंड, फिर उसके बाद प्रोफेसर राम कुमार। बहुत संक्षेप में जवाब। गोपाल जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि एनपीएस 2 लाख करोड़ थे, वो 11 लाख करोड़ कैसे हो गए। दूसरी बात, जो लोन्स दिए गए थे, क्या आज गोपाल अग्रवाल जी इस चैनल पे कहते कि 2014 के बाद नीरव मोदी का उदाहरण ले ले, उनके लोन्स को रिन्यू नहीं किया गया था आपकी सरकार द्वारा 2018 तक, क्योंकि जो सीबीआई की चार्जशीट है उसमें भी सिर्फ 2016, 17, 18 दिया गया कि जब आपकी सरकार है, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन लोन्स को रिफर्बिशिंग किया। तो क्यों किया? तो अगर ये स्कैम है तो आप इस स्कैम में शामिल हो। आप मुझे ये बताइए, पीएमसी बैंक का आपने सोल्यूशन निकाला या नहीं निकाला? नहीं निकाला। आज भी वो लोग नीरव मोदी वाला स्कैम है या नहीं है, फिर किसकी जिम्मेदारी है वो पता कर लेंगे। आप जिम्मेदार हो। 2016 से 18 ने आपने उसको लोन दिया। हाँ, क्यों आपने उसके पहले ये बता दो, नीरव मोदी का स्कैम है या नहीं, विजय माल्या स्कैम है या नहीं? पकड़ा, बताओ। अरे नीरव मोदी को आरबीआई के ऑडिटर्स ने पीएनबी के को क्यों नहीं पकड़ा? वो आरबीआई के सिस्टम में नहीं आया। हमारी जिम्मेदारी कह रहे हो। पहले ये तय कर लो कि नीरव मोदी और विजय माल्या ये स्कैम है या नहीं, पहले ये तय कर लो। बिल्कुल स्कैम है और उसमें आप जिम्मेदार हो। आपने उनके लोगों को कब हुआ था ये शुरू, कब हुआ था ये स्कैम शुरू? अरे स्कैम जब हुआ था, आपने लोन दिया या नहीं दिया? आरबीआई ने उसको देखा ही नहीं, पीएनबी में कोई रेड फ्लैग नहीं आया।
आरबीआई को अच्छा, आपने अगर हमने 3 साल हमारे टाइम पे हुआ और 10 साल आपके हुआ और शुरू आपके यहाँ पे हुआ, तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ? नरेंद्र मोदी जी है। नोटबंदी आप कह दो कि पॉलिसी अरे ठीक है, हर चीज नोटबंदी की बता बुरे काम के लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। प्रोफेसर अरुण कुमार, ये सिर्फ 7 साल से मंदी आई है क्या? या 7 साल से ही जनता को ये चूना लग रहा है, बैंक बंद हो रहे हैं, या इससे पहले भी कुछ होता था? मैं चाहूंगा, नहीं एक सेकंड सुन लीजिए, तहसीन की नजर में तो ऐसा लग रहा है 7 साल पहले का राम राज था और उसके बाद ही सब कुछ जनता का पैसा लुटाना जो है वो मोदी सरकार ने शुरू किया। मैं तो दोनों से सवाल पूछ रहा हूं ना, इसलिए प्रोफेसर अरुण कुमार, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा राजनीतिक डिबेट से पहले अलग रखा था। प्रोफेसर अरुण कुमार फिर विजय सरदाना। यस सर। जी हाँ, तो ऐसा है कि जैसे विजय जी ने सही बोला कि यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत अरसे से चल रहा था और जो बैंक के डायरेक्टर्स और चेयरमैन वगैरह होते हैं वहां पे बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, मनी लो का इंटरफेरेंस होता है। तो जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए बैंकों में कि लोन देने के पहले ये देखा जाए कि वो सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो हमारे यहाँ बहुत कमी रही है और इस पे कई रिपोर्ट आ चुकी हैं कि ड्यू डिलिजेंस बैंकों में नहीं किया गया लोन देने के पहले। तो इसलिए जो हमारा बैड डेट है, जो एनपीए है, वो काफी समय से चल रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो सरकार है हमारी आज की, उसने भी इस पे ज्यादा लगाम नहीं लगा पाई है, तो इसीलिए आज बैड डेट और बढ़ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पॉलिसी में जो गड़बड़ी आई उससे अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। पिछले 10 क्वार्टर से गिरावट आ रही है और गिरावट आते के साथ जो बिजनेसेस फेल करने लगते हैं, तो जहां पे कि पहले बिजनेस रिटर्न कर देता था, एनपीए नहीं बनता था, अब एनपीए और बढ़ जाएंगे। और जो ये क्राइसिस आया है अभी जो लॉकडाउन के बाद, तो उसमें बहुत ज्यादा, जैसे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि 30% छोटे बिजनेस कोलैप्स कर जाएंगे, केट कह रहा है कि जो 30% जो ट्रेडर्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये बैंकिंग का क्राइसिस और बढ़ जाएगा क्योंकि अब तो पॉलिसी इंड्यूस्ड है। जो पहले हुआ क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके अलावा और ये एक चीज और बढ़ गई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आम आदमी है उसके लिए एक भारी संकट है, क्योंकि जब बैंकिंग कोलैप्स करने लगेगा तो सरकार को उसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकार को जो उसमें वहां पे देखना पड़ेगा कि अच्छा, वक्त रहते क्या सरकार के पास स्टेप्स हैं सर? वक्त रहते क्या सरकार कुछ ऐसा कर ले कि दोबारा लक्ष्मी विलास जो है ऐसे तरह से ना टूटे कि जिस तरीके से लोगों का ये अंदेशा है कि भैया हमारे को पैसे नहीं मिलेंगे, कि आरबीआई तो 5 लाख की गारंटी देता है, किसी के पास तो 10-10, 20-20 लाख सारी उम्र की जमा पूंजी है। कुछ ऐसे पैरामीटर जिसको आपको लगता है कि सरकार या फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ काम कर रही हो, आगे ऐसी कुछ चीजें ना आए, पहले ही हम इन चीजों 1 लाख की गारंटी दे रहे हो, गलत कह रहे वो। 1 लाख की गारंटी देता, वो भी गलत कह रहे बीजेपी वाले। वो बिल पास ही नहीं किया उन्होंने। तो सर 1 लाख ही सही, उसके पास मिलेगा कहां से? पास नहीं होने दिया। ठीक है, एक सेकंड प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तहसीन एक सेकंड वो मैंने चुप करवाया था अग्रवाल जी को, मैंने गोपाल जी को चुप कराया था जब आप बोल रहे थे। ठीक है सर, मैं तो यहाँ पर क्योर खोज रहा हूं ना। मैं तो उस आदमी के लिए भी कंसर्न हूं जिसकी उम्र 82 साल है, जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता सर, सारी उम्र कमा करके जिसने 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया जो है बैंक में डाला, वो रात भर ऐसे है कि रोती हुई आवाज में कहे कि पता नहीं सुबह मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो कम से कम वो इस चीज को अगर सुन रहा होगा तो उसे कुछ तो राहत मिले कि मेरी कोई बात कर रहा है। या क्या समझ में आएगा उसको एनपीए कौन ले गया और कौन किसका, मोदी कौन किसका मान लिया? अरुण जी 30 सेकंड्स, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है सर? फिर उसके बाद विजय जी। देखिए, इसका कोई शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये तो समस्या एक्यूमुलेटेड समस्या है। ये लॉन्ग टर्म में इस समस्या का हल निकलेगा अगर हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ढंग से चलाया जाए और उसमें जो हमारे जो वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन है, वो ऑटोनोमस रहे और वो अकाउंटेबल रहे पार्लियामेंट को, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस समय रूलिंग पार्टी की होती है, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को हो। तो ये लॉन्ग टर्म में जब अकाउंटेबिलिटी होगी बैंकों की और खासकर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और पब्लिक के, तभी ये समस्या का हल निकलेगा। नहीं तो मुझे डर है कि आगे आने वाले समय में भी जैसे जैसे बिजनेसेस फेल करेंगे और बैंक भी फेल करेंगे, तो ये एक बहुत भारी समस्या है जो पब्लिक को इस समय जो सामना करना पड़ रहा है। विजय जी देखिए, इस समय अगर सरकार को हिंदुस्तान का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सुधारना, इंक्लूडिंग बैंकिंग सिस्टम, तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अगर कोई भी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बोर्ड अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वीक पाया गया, पनिश देम रूथलेसली, क्रिएट एग्जांपल्स, ताकि बाकी लोगों को ये लगे कि अगर उन्होंने कभी भी गड़बड़ करी तो उनके साथ भी यही सर। आई एम सॉरी, उसके लिए 2 तरीके हैं। पॉलिटिकल कॉर्पोरेट, I would not use the word nexus, but I would say कि जब ये रिश्ता एक दूसरा क्या कहलाता है वाला हो, तो आपको लगता है कि इतना किसी की भी कुछ रहेगी कि एक दूसरे को शाख को छेड़े?
देखिए, इस बात को हमें पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा, पीएमओ को समझना होगा कि दुनिया जानती है कि ये नेक्सस है, ऐसा नहीं है कि आप छुपा सकते हैं। और यही कारण है कि आपके यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, आपके इन्वेस्टर्स को यहां के सिस्टम पे भरोसा नहीं है। आपको सफाई तो करनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू ब्रिंग ए गुड इमेज ऑफ इंडिया, पहली बात। दूसरा, जहां तक अपॉइंटमेंट की बात है, खासकर की मैनेजमेंट पीपल जो बैंकिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, आपको उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज कॉम्पिटेंसी से ज्यादा कन्वीनियंट मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कॉम्पिटेंट मैनेजर्स अपॉइंट नहीं किए जाते। तो आपको इस समस्या का एड्रेस करना पड़ेगा। तीसरी बात, चाहे आप कितने बड़े भी शेयर होल्डर हो, देयर हैज टू बी ए फायरवॉल बिटवीन अपॉइंटमेंट एंड द शेयर होल्डर। जब तक आप ये 2-3 चीजें गवर्नेंस लेवल पे नहीं करेंगे, तो इस तरह का नेक्सस चलता रहेगा। एंटरप्रेन्योर अपना पैसा साइफन ऑफ करके चले जाएंगे, कंपनियां एनपीए बनेंगी, बैंकों के ऊपर लोड पड़ेगा, अल्टीमेटली बैंक कोलैप्स होंगे और आम आदमी पिसेगा। जिसको पैसा निकालना था वो निकाल के विदेश चला जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आम आदमी जिसके पैसे का लोन वो लेके भाग गया, वो पिसता रहेगा। तो आपको सफाई तो करनी ही पड़ेगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, लास्ट 30-40 सेकेंड्स आपके पास, फिर उसके बाद तहसीन है। इतनी भी आपको लगता है क्या ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है? क्या इतनी क्लैरिटी हो सकती है कि नहीं आने वाले वक्त में, भले ये प्रक्रिया जो है एक वक्त शॉर्ट साइटेड प्रक्रिया नहीं है, लंबी प्रक्रिया, आने वाले वक्त में कम से कम जनता सुनिश्चित हो सकती है? सर देखिए, पहले तो मैं अरुण कुमार जी ने जैसे बोला कि यह लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि नासूर बहुत गहरा है, मैंने कहा था, तो यह थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा जिसके रास्ते पे हम चल रहे हैं। दूसरा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंने बताया था, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एक बिल है जो रिफॉर्म के रूप में हम लाए थे, लेकिन उस वक्त हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, पास अपोजिशन ने नहीं करने दिया, जिसमें हम डिपॉजिट इंश्योरेंस को बढ़ा के 1 लाख को 5 लाख करने की बात कर रहे थे। स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया और सब घपला करके उसको खत्म कर दिया। उसमें अभी जैसे आईबीसी का एक सॉल्यूशन हमने निकाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे थे। कोविड की अभी त्रासदी आ गई, इसलिए दोबारा प्रॉब्लम कुछ आ गया, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो सॉल्यूशन है। ऐसे ही फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, एफआरडीआई की बात है, जो मैं भी कह रहा हूं हमारी सरकार लाई भी थी, और उसी से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। हम अभी तहसीन जी से बोलते यहीं पे आप कहो कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। पिछली बार आपने उसको सपोर्ट कर दिया क्योंकि सारे प्रमोटर तो आपके भाई भतीजे हैं, जिनको आप जेब में रख के पैसे उनको दिलवाते थे। तो यह समस्या से जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक हम आइडियल, जैसे सरदाना जी ने कहा कि सब कुछ आइडियल हो जाएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो ऐसा आइडियल सिस्टम अगर हमने इनहेरिट किया होता तो अभी प्रॉब्लम ही नहीं होता। ऐसा आइडियल नहीं है सिस्टम, हर जगह भ्रष्टाचार के लोग और सिस्टम के बेनिफिशियरी घुसे हुए हैं, तो उसके लिए लॉ से ही बनना पड़ेगा। तहसीन, कॉर्पोरेट्स को बचाना ही क्यों है? वो भले अब की सरकार हो या पुरानी सरकारें रही हैं। ठीक है, गोपाल जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। एफआरडीआई बिल पे हेडलाइंस है, गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ किया लोकसभा से, लोकसभा में उनकी पूरी बहुमत है, राज्यसभा गई नहीं थी। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइंस है, तो हम गलत ना बोले। ये एक फाइनेंस बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पकड़ लो, फाइनेंस बिल राज्यसभा जाता ही नहीं है, पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा में पास होता। 2014 से इनके पास पूरी बहुमत है लोकसभा के अंदर, लेकिन झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। दूसरी बात, आप लक्ष्मी विलास बैंक, येस बैंक देख लीजिए, जो राणा था, सब लोग ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। पीएमसी बैंक, राणा जी तो नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे जो येस बैंक के थे। क्या इन डिपॉजिटर्स को इंसाफ मिला है? लास्ट चीज, ये सत्य है कि पहली बार 40 साल में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप मुझे एक सेक्टर बता दीजिए भारत में जो बढ़ रहा है। रियल एस्टेट डिस्ट्रॉयड है, मीडिया डिस्ट्रॉयड है, ऑटोमोबाइल सेक्टर डिस्ट्रॉयड है, टेलीकॉम सेक्टर डिस्ट्रॉयड है। कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2020 तक $5 ट्रिलियन तो दूर की बात है, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, है ना, आगे कुआं पीछे खाई। तो ये मतलब तहसीन पूनावाला यही कहना चाह रहे, आगे कुआं जब तक हम रहे, पीछे अब बीजेपी है तो पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ वो है, मरना, कस्टमर को मरना ही मरना, उसकी पूंजी लुटेगी। मतलब ये विश्वास दिला रहे हैं आज मेरे पैनलिस्ट। हमारे समय में ऐसा नहीं, हम तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं। और टीवी पे कि राज्यसभा में बिल पारित नहीं हुआ, बिल लोकसभा से विड्रॉ हुआ, झूठ कह रहे। पब्लिक डिबेट में आपने सब चीजों को सैबोटेज किया। एक सवाल है,
आप क्यों कहते हो नोटबंदी अच्छा डिसीजन था? कह दीजिए कि गलत था, उसकी वजह से इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई। आप तहसीन जी अभी एग्रीकल्चर बिल के भी पीछे पड़ गए, फिर बाद में कहोगे कि पास क्यों करवाया आपने? आप रिफॉर्म को करने नहीं देना चाहते, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक होने नहीं देना चाहते। समस्या तो ये है। पर बहुमत है, 2014 से बहुमत है, आपको पास करने के लिए मेरी जरूरत है ही नहीं। आप क्यों टीवी तो पर अभी एग्रीकल्चर बिल पास किया है तो फिर आप कैसे सड़कों पे उतरने की कोशिश करते हो, लोगों को भड़का रहे हो झूठ पे? वैसे ही उस वक्त किया था आपने। आरडीआई के करीब आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, लोगों का पैसा खा जाएंगे, ऐसी सब झूठी बातें करते हो। रोका नहीं सर, आपने टीवी पे कहा, मैंने आपको रोका। जब मैंने सिद्ध किया, आपने लोकसभा से इसको पुल आउट किया, राज्यसभा गया नहीं। अब आप कोई और टॉपिक पे चले गए। एग्रीकल्चर बिल और फाइनेंस बिल का क्या लेना देना है? दोनों उसका कोई जुड़े हुए बिल नहीं है। रिफॉर्म तो तहसीन, ये हकीकत है, इस देश में एक कोरे कागज पर लिख करके फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़े बिजनेसमैन को लोन दिए जाते रहे हैं, ये देखते हुए कि वो किस तरह से लोन में दबा हुआ है, डूबा हुआ है एमपीएस के नाम पर, वो यहां से निकल जाता है और फिर ऐश करता है। लेकिन आम आदमी, वो जो 82 साल का है, वो कम से कम उस बैंक के बाहर रोता है, खड़ा रहता है। ये खबर उसके लिए थी कि उसका पैसा सुरक्षित कब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के अच्छी खबर आ रही है। दवा निर्माता कंपनी फाइजर का दावा है कोरोना वैक्सीन 95% कारगर है। फाइजर जो कि लगातार फ्रंट रनर चल रही है इस पूरी दवा के प्रशिक्षण में और फिर उसके बाद इसके परीक्षण में, इस पूरे टेस्ट में 95% इसका एक्यूरेसी रेट आया है, ये कहना है फाइजर का। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर ने संसदीय समिति से लिखित माफी मांगी है। 30 नवंबर तक गलतियां सुधारने का वक्त मांगा है। लद्दाख को दिखाया गया था चीन का हिस्सा और ट्विटर ने संसदीय समिति से लिखित में माफी मांग ली है। और इस पूरे मसले पर संसदीय समिति के अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी से बात की हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने। बात करते हैं संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन मीनाक्षी लेखी जी से। मीनाक्षी जी, ट्विटर ने एक भारी भयंकर भूल की थी, आप लोगों ने उसे रिप्रिमाइंड भी किया, बुलाया भी, नोटिस भी दिया, जवाब आ गया है, क्या जवाब है? देखिए, ट्विटर को हमने जो बुलाया था वो बुलाया था डाटा प्रोटेक्शन के विषय को लेकर, लेकिन उसी समय लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया गया और एक डाटा मैनिपुलेशन या इनकरेक्ट डाटा वाली बात सामने आई, तो इस बात का संज्ञान लिया गया और ये सवाल उनसे कमेटी के दौरान, मीटिंग के दौरान भी पूछा गया, जिसमें उन्होंने जबानी तौर पर माफी मांगी थी, पर बहुत सारे प्रश्न थे, उसका जवाब भी उनसे एफिडेविट की फॉर्म में मांगा था। अब वो एफिडेविट रिसीव हुआ है और उस एफिडेविट में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी गलती का एहसास और हमारी भावनाओं को, हमारी मतलब देश की जनता की भावनाओं को दुख पहुंचाने का माफी मांगी है और साथ ही अपने एफिडेविट के माध्यम से ये भी कहा है कि 30 नवंबर 2020 तक वो इसको शुद्ध करने की शुद्ध कर देंगे। ये ट्विटर इंडिया की तरफ से आया है या ट्विटर के जो एक्चुअल में है करता धरता उनकी तरफ से मानते हो कि ये भारत के स्वाभिमान से, भारत के आन बान शान से जुड़ा हुआ मसला है, लद्दाख को जिस तरह से चीन में दिखाया गया था? ये डेमियन केरन करके उनके चीफ प्राइवेसी ऑफिसर हैं ट्विटर इंक के, जो कि कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में उनके दफ्तर में हैं, वहां रहते हैं, उनकी तरफ से ये आया है और इसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में वही बात कही है जो मैंने पहले कही है। बाकी जो विषय है डाटा प्रोटेक्शन का, उसको लेकर हम बाद में आपके बीच आएंगे, लेकिन अभी जो प्रमुख विषय है वो यही है कि देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ देश की जनता और देश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और यही कारण है कि ट्विटर को भी इस बात का एहसास हुआ है। एक वो वक्त था जब इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं भारत की इस तरह की किसी बात पर जो है रिएक्ट ही नहीं करते थे। अब ना केवल रिएक्ट बल्कि झुकना भी पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। खबरों को आगे बढ़ाएंगे अब विशाल। शुक्रिया सचिन। आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।